नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हमारा एक और कार्यक्रम है एनएल चर्चा। हिंदी पॉडकास्ट के रूप में चर्चा का सफर 5 साल से अधिक हो चुका है। आप सबसे यह बात साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि चर्चा हिंदी पॉडकास्ट के क्षेत्र में हुए कुछ एक शुरुआती प्रयासों में से है। न्यूज लॉन्ड्री अपने सब्सक्राइबर्स के सहयोग से इतना लंबा सफर पूरा कर पाया है। इसके लिए उन असंख्य सब्सक्राइबर्स और श्रोताओं को धन्यवाद। चर्चा जल्द ही पेवॉल के पीछे उपलब्ध होगा, यानी कि सिर्फ उनके लिए जो न्यूज लॉन्ड्री के नियमित सब्सक्राइबर हैं। हम बार बार कहते हैं कि विज्ञापन का मॉडल पत्रकारिता के लिए एक समस्या है। इससे बचने का एक ही उपाय है सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी ही चर्चा सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध होगी, उनके लिए जो गर्व से कहते हैं मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। कई दिनों से दरबार स्थगित चल रहा था। लंबे अंतराल के बाद धृतराष्ट्र दरबार पहुंचे थे। इस बीच हस्तिनापुर में बाढ़ आकर जा चुकी थी। डंकापति के खिलाफ गुरुसभा में अविश्वास का प्रस्ताव खारिज हो चुका था। पहाड़ों में कुदरत ने जमकर तबाही मचाई थी और इस सब के बीच डंकापति ने 1000 साल का अपना अमरत्व वाला विजन देश के सामने रख दिया था। दरबारी शांत बैठे थे। कोई खास रौनक नहीं थी दरबार में, लेकिन धृतराष्ट्र माजून लकलका की खुराक लेकर दरबार में पहुंचे थे, इसलिए अतिरिक्त जोश में थे। बार बार पिंडलियों को खुजा रहे थे। खुजाने के इस क्रम में ही उन्होंने संजय को याद किया। संजय भी भारी मन से जी हुजूर बोलकर चुप हो गए। तब धृतराष्ट्र ने संजय को कोई कथा सुनाने का हुक्म दिया। संजय ने कहा, महाराज, आज आपको भारत माता की कहानी सुनाने का तलबगार हूं। धृतराष्ट्र ने हाथ उठाकर स्वीकृति दी। संजय ने कहानी सुनाना शुरू किया। जम्बूद्वीप के चौराहे से जुलूस निकल रहा था। भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। गाड़ियों की लंबी कतार चल रही थी। खुली जीप में फूल मालाओं से लदा हुआ एक नेता टाइप आदमी हाथ जोड़े खड़ा था। आगे वाली गाड़ी से लड्डू बंट रहे थे। दोनों किनारों पर रियाया जयकारा लगा रही थी। रियाया के बीच में भारत माता भी मौजूद थी। उन्होंने लड्डू बांटने वाले से पूछ लिया, कोई चुनाव जीते हैं क्या? भारत माता के इस सवाल पर लड्डू बांट रहा स्वयंसेवक बोला, नहीं माता, भैया जी आज जेल से छूटे हैं। यह बताते हुए उसने भारत माता के हाथ में एक लड्डू रख दिया। जुलूस भारत माता की जयकार करता हुआ आगे बढ़ गया। भारत माता हथेली में रखे लड्डू को निहारने लगी। तभी एक औरत उनकी ओर लपकी। औरत ने कहा, आप ये लड्डू कैसे खा सकती हैं? भारत माता सकपकाते हुए बोली, क्यों, क्या इसमें जहर मिला है? औरत गुस्से से बोली, आप बलात्कारी के आजाद होने पर लड्डू खाएंगी? भारत माता के चेहरे पर अचरज और उत्कंठा एक साथ उत्पन्न हुए। क्या कह रही हो बेटी? अगर बलात्कारी है तो ये छूटा कैसे? लोग खुशी क्यों मना रहे हैं और जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? इस पर उस औरत ने भारत माता की ओर उल्टा सवाल दाग दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इस पर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है। फूल मालाएं, स्वागत सत्कार, ढोल नगाड़ा, भारत माता के लिए इस सब पर विश्वास करना मुश्किल था। तब औरत ने भारत माता की दुविधा को कम करते हुए कहा, मैं सही कह रही हूं, अब शर्मनाक कुछ भी न रहा। ये बलात्कारी ही है, जेल में था, मगर अब उसकी बाकी की सजा माफ कर दी गई है। भारत माता के चेहरे पर अविश्वास अभी भी बना हुआ था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आर्यावर्त का इतना नैतिक पतन। उनकी सोच पर औरत ने एक और हैरान करने वाला हमला किया। आप जानती हैं, इस मुझौसे ने एक गर्भवती स्त्री का बलात्कार किया था। भारत माता को अचानक अपनी हथेली जलती हुई महसूस हुई। उन्हें लगा कि उनके हाथ में लड्डू नहीं बल्कि कोई दहकता हुआ कोयला रखा है। उन्होंने लड्डू को पूरी ताकत से दूर फेंका और औरत को गले लगा लिया। भारत माता रोधे गले से बोली, तूने बचा लिया बेटी, नहीं तो मैं लड्डू खा जाती। औरत ने सांत्वना दिया, कोई नहीं, आपको पता थोड़े न था। भारत माता ने औरत के सिर पर हाथ फेरा। अब तक बलात्कारी का जुलूस आगे बढ़ चुका था। भीड़ छंट चुकी थी। भारत माता ने औरत को प्यार और ममता की निगाह से देखा। उनकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर बाद भारत माता और औरत ने देखा कि उन्होंने जो लड्डू फेंका था उसे खाने के लिए कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। इधर संजय ने कथा समाप्त की, उधर धृतराष्ट्र की लोडेड समीक्षा सामने आई। सचमुच आर्यावर्त में बलात्कारियों की पौ 12 है और महिलाओं का सम्मान खतरे में है।
संजय ने कहा, यह तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है महाराज। फिलहाल तो डंकापति ने अपनी चक्रवर्ती सोच का खाका पूरे आर्यावर्त के सामने रख दिया है। धृतराष्ट्र ने पूछा, वो कैसे? संजय ने उत्तर में एक वृत्तचित्र चला दिया। और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है। 1000 साल का अमरत्व वाला बयान सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। उनकी दुविधा को भांपकर संजय ने पूछा, क्या हुआ महाराज, किस ऊहापोह में फंस गए आप? धृतराष्ट्र ने कहा, यह डंकापति की 1000 साल की दृष्टि को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। यहाँ लोग 80 साल पुराने गांधी और 70 साल पुराने नेहरू को मिटाने पर आमादा हैं और डंकापति अपना 1000 साल का मेट गाला शो प्लान किए हुए हैं। खैर, तुम तो ये बताओ कि यह इवेंट क्या था और डंकापति ने और क्या क्या बोला? संजय ने कहा, बोला तो बहुत कुछ, लेकिन महत्वपूर्ण ये 3 बातें थी महाराज। भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बात तो डंकापति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं क्या? मसलन भ्रष्टाचार। अभी धृतराष्ट्र के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द निकला ही था कि दरबार में लगी भारी भरकम LED स्क्रीन पर एक तस्वीर चमकने लगी। स्वयं धृतराष्ट्र तो इसे देख नहीं सकते थे, लेकिन दरबारियों ने उन्हें समझा दिया कि दरबार की स्क्रीन पर क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, इस तस्वीर का अर्थ क्या है? तब संजय ने समझाया, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। धृतराष्ट्र के मुंह से निकला, ओह, तो डंकापति ने दूसरा जो बोला परिवारवाद, उसके बारे में भी कुछ कहो। अभी यह शब्द धृतराष्ट्र के मुंह से निकला ही था कि एक बार फिर से दरबार की स्क्रीन पर वही तस्वीर चमकने लगी। फिर से धृतराष्ट्र असमंजस में पड़ गए। एक बार फिर से दरबारियों ने स्क्रीन पर चमकने वाली तस्वीर का रहस्य समझाया। तब धृतराष्ट्र संजय से मुखातिब होकर बोले, यह डंकापति के परिवारवाद का क्या मसला है? संजय ने बिना वक्त गवाए एक और वीडियो चला दिया कि बीजेपी में, एनडीए में कितना परिवारवाद, जो मोदी जी के साथ कैबिनेट में बैठते हैं। अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं महोदय। दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं महोदय, कैबिनेट मंत्री। किरण रिजिजू पूर्व विधायक कोटरम स्पीकर रिंचिन थारू के बेटे हैं महोदय, वो भी कैबिनेट मंत्री है महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल है महोदय, वेद प्रकाश गोयल के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं महोदय। एक और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह खुद भी विधायक हैं। केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल मंत्री के पति भी विधायक हैं महोदय। आपके मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे। इसके बाद धृतराष्ट्र काफी देर तक शांत रहे। तुष्टीकरण के बारे में पूछने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी उन्होंने बात खत्म करने की गरज से पूछ लिया, यह तुष्टीकरण क्या है? संजय ने कहा, डंकापति की कुछ फिलॉसफी है महाराज, आप उसे स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं। मसलन आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होते हैं, बाकी सब गौरक्षक होते हैं। जनसंख्या सिर्फ मुसलमान बढ़ाते हैं। हम तो एवं ही 75 सालों में 36 करोड़ से 136 करोड़ हो गए। उसी तरह से डंकापति का कहना है कि अपीजमेंट उर्फ तुष्टीकरण सिर्फ मुसलमानों का ही होता है। वो पिछले 9 सालों से नीतियों और व्यवहार के स्तर पर जो कर रहे हैं उससे किसी का अपीजमेंट नहीं हो रहा। पहले सीए भी होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, ayes 99, noes 84. The motion that the bill be passed is adopted. भारतीय जनता पार्टी कभी भी अब इस राज्य में
मुस्लिम रिजर्वेशन को वापिस नहीं आने देगी। ये हमारा कर्नाटक की जनता को वादा है, वादा। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि MANF मतलब मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम केंद्र सरकार के कई दूसरी स्कीम से ओवरलैप हो रही थी। अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए केंद्र सरकार की कई स्कीम है। इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि MANF स्कीम को हम बंद कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहे। अपने विचारों को समेटकर धृतराष्ट्र बोले, इस हिसाब से तो डंकापति पाखंड के कुतुब मीनार पर खड़े दिख रहे हैं। संजय ने कहा, अब मैं क्या कहूं महाराज। धृतराष्ट्र ने कहा, 1000 साल का दिव्य ज्ञान तो मिला, पर वर्तमान की भी कोई सुध ली क्या डंकापति ने। संजय ने कहा, वर्तमान की तो ऐसे समझिए महाराज कि डंकापति ने होड़ लगा दी है। IIMC से लेकर AIIMS तक लाइन लगा दी है। यह सुनकर धृतराष्ट्र के कान खड़े हो गए। वो समझ गए कि संजय बातों की जलेबी छान रहा है, मामला कुछ और है। उन्होंने संजय से स्पष्टीकरण मांग लिया। तब संजय ने जो कहा उसे सुनकर धृतराष्ट्र को महीनों तक अफसोस रहेगा। संजय ने कहा कि देश में सबको जो मन में आए बोलने और फेंकने की छूट है। शुरुआत स्वयं डंकापति ने संसद भवन से की है। पहली बार मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे संस्था खुल रहे हैं। संजय जारी थे। जानकारी के मुताबिक मिजोरम के आइजॉल में IIMC यानी भारतीय जनसंचार संस्थान की शाखा 2011 में ही खुल चुकी थी। इसके बावजूद डंकापति काबू में नहीं आए। उन्होंने अगला बम दरभंगा में एम्स के रूप में गिराया। झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। डंकापति के इस बयान पर मौज लेने में मस्त सोशल मीडिया समाज ने जमकर मौज मनाया। 1250 करोड़ रुपए का ये एम्स है। देखिए आप लोग सब कितना अच्छा लग रहा है भाई। कुछ नहीं बना है। नहीं बना दिख रहा है। एम्स नहीं बना दिखता है। एम्स कहाँ पर बना है यहाँ पे? यही नदी के नीचे बना हुआ था, डूब गया। डूब गया। अपने आप नहीं लेटेगा, अपने आप लेटेगा, हो जाएगा तो संजय ने कहा, डंकापति का दरभंगा में एम्स वाला दावा उतना ही सच है जितना चांद पर मेरा 3 BHK प्लॉट। बहरहाल राह स्वयं डंकापति ने दिखाई तो डंकापति के शागिर्दों को भी लगा कि संसद का भवन चुनावी भाषण का मंच है और संसदीय बहसें लफ्फाजी का अड्डा। डंकापति के एक नौकंज लोचन है तिवाड़ी जी। उन्होंने भी धड़ल्ले से वैसे ही दावे कर डाले। कौन जानता है कि सच क्या है और झूठ क्या, जब सारा मामला ही सच को झूठ के साथ मिलाकर व्हाट्सएप के मिक्सर में फेंटने से चल रहा हो तो किसे फर्क पड़ता है कि संसद के भीतर क्या बोला और संसद के बाहर क्या। सुप्रिया सुले जी यहाँ बैठी थी, अभी है नहीं। उन्होंने मिसकोट किया सदन को। उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्ण राज्य पे हम हमेशा मैनिफेस्टो में देते हैं। मैं तो दिल्ली में 2013 से हूं, न 2013 के चुनाव में, न 2014, न 2015, न 2017, न 19, न 20, कभी भी हमने मैनिफेस्टो में नहीं दिया। संसद में तिवाड़ी जी ने इंद्रप्रस्थ की चुनी हुई सरकार के अधिकार खत्म करने के लिए ये सारे कुतर्क दिए और वास्तव में उनकी पार्टी क्या क्या कहती रही है, करती रही है, इसे पूरा राज्य बनाने के लिए वो भी देखिए। 1998 से भाजपा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा करती आ रही है। 2013 के लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र में भी इंद्रप्रस्थ को पूर्ण राज्य बनाने का दावा तिवाड़ी जी की पार्टी ने किया था। इतना ही नहीं, 2013 में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जारी संकल्प पत्र में भी डंकापति के दल ने इंद्रप्रस्थ को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का संकल्प लिया था। और अब अंतिम बात, डंकापति के गुरु और आर्यावर्त के पूर्व अधिपति वाजपेयी जी ने 2003 में ही संसद में बाकायदा बिल पेश करके पूर्ण राज्य का मामला आगे बढ़ा दिया था। इस धुआंधार फेकम फांक से तंग आकर धृतराष्ट्र अपने सिंहासन से खड़े हो गए, सभा बर्खास्त हो गई और वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। गत दिनों सत्ता पक्ष के 2 महत्वपूर्ण लोग आपस में मिले, एक भाजपा के घोषित प्रवक्ता और दूसरे भाजपा के अघोषित प्रवक्ता।
फिर दोनों ने तय किया कि समय बिताने के लिए क्यों न दोनों इंटरव्यू खेलें। यह फैसला कर दोनों आ गए मैदान में। दोनों को लगा था कि मीठी मीठी बातों में वक्त कट जाएगा, फिर दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन इसी दौरान कुछ और हो गया। दोनों का ईगो आपस में टकरा गया। इसके बाद जो हुआ उसे दोनों किसी दुःस्वप्न की तरह भूल जाना चाहते हैं। बात आज तक के सितारा शिरोमणि तिहाड़ बाबू और कबीना मंत्री स्मृति ईरानी की हो रही है। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी जाएगा। को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं। नहीं है। हालांकि बातचीत के दौरान एक मुद्दा तो ईरानी जी ने सही उठाया, लेकिन क्या यह मंच उस मुद्दे का मंच था? और जहां ये किया गया वो आपके संविधान की सबसे मर्यादित पीठ है, दैट इज द हाउस ऑफ द पीपल। वहां कानून बनता है कि महिलाओं का सम्मान कैसे होना चाहिए। और किस चर्चा के बाद आपने किया, तो किसी एक व्यक्ति को गांधी खानदान में संसद की मर्यादा से सरोकार नहीं होगा। बट कैन यू इमेजिन दैट अ कैबिनेट मिनिस्टर हु इज फीमेल हु हैपेंस टू बी देयर now has to gleefully talk about why did that man do what he did? Why should I? It is a shame on him, not me, or any other woman who was there that day serving our country in the Indian Parliament. वो गली नुक्कड़ नहीं था, और क्या गली नुक्कड़ में भी हमें ये महिला के साथ स्वीकार है। स्मृति जी ने यह मुद्दा उछाल तो दिया, लेकिन यह कितना गंभीर और कितना वाजिब था, इसको लेकर कुछ स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। स्मृति जी ने बड़े जोर शोर से इसे हवा देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ही पार्टी की एक महिला नेता ने इसकी हवा निकाल दी। Did you see him blow that flying kiss towards? You found it an inappropriate. That I don't know. I did not see that, but there was some words were not very correct. खैर, महिला सम्मान और स्वाभिमान का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है या फिर इसे उठाने वाला इसकी पात्रता भी रखता है, लगे हाथ स्पष्ट कर लीजिए। तिहाड़ शिरोमणि के पीछे ईटा पत्थर लेकर पिल पड़ने वाली ये वही स्मृति ईरानी है जो कभी भारत के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने में यकीन रखती थी। अक्सर मुझे लगता है कि ये चूड़ियां मैं मात्र सजावट के लिए पहनती हूँ। कभी कभी मन करता है कि केंद्र में बैठी सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। तिहाड़ शिरोमणि को लगे हाथ कुछ सवाल स्मृति ईरानी से कर लेने चाहिए थे। मसलन, स्मृति जी के लिए चूड़ियां किस बात का प्रतीक हैं? वो किस नीयत से चूड़ियां भारत के प्रधानमंत्री को भेजती थी? चूड़ियां देश की स्त्री का प्रतीक हैं या नहीं? और उसे प्रधानमंत्री को पहनने की सलाह देना महिला का अपमान है या सम्मान? जाहिर है ये सवाल पूछने का मादा तिहाड़ शिरोमणि के पास नहीं है, लेकिन सारे पत्रकार ऐसे नहीं हैं। मेंढर में 2013 में जब लांस नायक हेमराज का सिर काटा था तो आपने कहा था कि मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजना चाहते हैं। अब फिर ऐसी घटना हुई, 2 सैनिकों के सिर काटे गए, तो किसी को चूड़ियां भेज देंगे? बहरहाल, तिहाड़ शिरोमणि के साथ जो हुआ यह उनका खुद का चयन है। यह भूमिका उन्होंने खुद के लिए चुनी है। उनकी नियति है जलील होना। नियति से याद आया, यह इंटरव्यू हमें बताता है कि इंटरव्यू किस तरह से नहीं होने चाहिए। स्मृति ईरानी ने तिहाड़ शिरोमणि को इशारों इशारों में बताया कि उंगली पकड़ाई है, गोद में बैठने की कोशिश मत करना, और जो किसी विधि से गोद में बैठ भी गए तो गोद में सुसु करने की हिमायत तो बिल्कुल मत करना। नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ, सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? कायदे से किसी पत्रकार के सामने जब यह स्थिति आ ही जाए तो बिना लाग लपेट के सीधे उसी समय हिसाब साफ कर लेना चाहिए। मसलन, केंद्रीय मंत्री की येल यूनिवर्सिटी वाली डिग्री का मामला क्या है? उनकी बेटी के गोवा वाले रेस्टोरेंट में बार और बीफ का मामला कहां तक पहुंचा? लेकिन शर्त यही है कि आपको पत्रकार होना पड़ेगा। पत्रकार तो ये महोदय थे नहीं, लिहाजा पहले जग हंसाई, उसके बाद लीपापोती का प्रहसन। और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। आपको सवाल थोड़े से चुप जाते हैं, बातें चुप जाती हैं, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आगे आप थोड़ा और ज्यादा अपनी सहन शक्ति बढ़ाएंगी। पहले सार्वजनिक सम्मान और फिर एक तरफा सीज फायर, बायलैटरल नहीं, एक तरफा। बहरहाल, इस इंटरव्यू में हर वो तत्व मौजूद है जो कहता है कि एक इंटरव्यू क्यों नहीं होना चाहिए।
और एक इंटरव्यू कैसे नहीं होना चाहिए, एक और चीज किसी लोकतंत्र में कैसे नहीं होनी चाहिए, उस पर आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। यह मामला सरकार द्वारा नीतियों और कानूनों को बनाने का है, खासकर वो नीतियां जिनसे करोड़ों नागरिकों की जिंदगियां जुड़ी होती हैं। ऐसी ही एक नीति बनाई थी मोदी सरकार ने किसानों के लिए। हम उन्हीं कृषि कानूनों की बात कर रहे हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने ये कहा था। सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज हम प्रधानमंत्री की उस दिए वाली पवित्र नीयत और तपस्या के बारे में जानेंगे, जिस नीति से देश के करोड़ों किसानों की किस्मत बदलने वाली थी। उसे बनाने में क्या व्यापक पैमाने पर सलाह मशविरा किया गया, क्या विषय के विशेषज्ञों की सलाह ली गई, क्या संसद ने इस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। अगर ये सब चीजें किसी कानून से नदारद हैं तो फिर मोदी जी किस पवित्र नियत और तपस्या की बात कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के चक्कर में देश भर का किसान सड़कों पर उतर आया था। साल भर तक वह दिल्ली की सीमाओं पर धरनारत रहा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। वह तीनों कानून कैसे बना, यह जानना आपके लिए जरूरी है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की एक वेबसाइट ने 2 हिस्सों में कृषि कानूनों से जुड़ी यह विशेष इन्वेस्टिगेशन किया है। एक व्यक्ति हैं शरद मराठे, अमेरिका में रहते हैं, वहीं से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ली है और वहीं पर यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स इंक नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। इनकी भारत में भी एक कंपनी है, यूनिवर्सल टेक्निकल सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहने का मतलब ये कि इनका खेती और किसानी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। पूर्ण रूपेण टेक्नोक्रेट और व्यापारी हैं। मराठे की 2 और मुख्तसर पहचानें हैं। ये नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजीव कुमार के परिचित थे और भाजपा की ओवरसीज फ्रेंड्स यूनिट यानी विदेशों में भाजपा की मित्र संस्था के प्रमुख के करीबी दोस्त थे। इन 2 पहचानों ने 3 कृषि कानूनों के बनने में जो गुल खिलाया उसे आप भी देखिए। अक्टूबर 2017 में मराठे ने नीति आयोग को देश में खेती का कॉर्पोरेटाइज करने वाला एक कॉन्सेप्ट नोट भेजा। इस कॉन्सेप्ट नोट से पहले एक पृष्ठभूमि बन चुकी थी। खुद यह पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री ने बनाई थी। आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसी पृष्ठभूमि में मराठे ने नीति आयोग को देश की किसानी का कॉर्पोरेटाइजेशन संबंधी नोट भेजा। जिसने कभी खेती किसानी नहीं की, उसने नीति आयोग को बताया कि उसके पास करोड़ों किसानों की किस्मत बदलने वाला जादुई फार्मूला है। नीति आयोग को रोजाना हजारों की संख्या में पत्र आते हैं। उनमें से इस पत्र को चुन लिया गया ताकि प्रधानमंत्री के 2 गुनी आय के सपने को पूरा किया जा सके। जाहिर है इस पत्र के चयन के पीछे मराठे की राजीव कुमार से पुरानी दोस्ती और भाजपा से उनकी निकटता काम आई होगी। मराठे के कॉन्सेप्ट नोट का शीर्षक था बाजार संचालित कृषि लिंक्ड मेड इन इंडिया माध्यम से किसानों की आय 2 गुनी करना। मराठे का विजन था कि अब देश को एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस की ओर बढ़ना है। इस विचार को नीति आयोग ने हाथों हाथ लिया। कुछ ही दिन के भीतर नीति आयोग ने मराठे की सलाह के मुताबिक एक उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की और उसके आधार पर एक टास्क फोर्स बना दिया। इस समूह में उस समय के कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सरकार के अन्य शीर्ष नौकरशाहों को शामिल होने के लिए कहा गया। यह अंदर की कहानी है। इसके बाद जो कानून बने और जिस तरह वापस हुए वह सारा मामला हमें पता है। किस तरह से उन कानूनों को कोविड की महामारी के बीच अध्यादेश के जरिए लाया गया और फिर उसे जबरिया संसद में पास करवाया गया। इस दौरान राज्यसभा में हमने कुछ बदसूरत पल भी देखे जब नियमों को ताक पर रखकर उपसभापति हरिवंश ने ध्वनिमत से इन कानूनों को पास करवाया था। Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor please raise their hands and say aye. Those against please raise their hands and say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. मैं आपको यह बात क्यों बता रहा हूं, यह साफ करने से पहले एक कहानी और जान लीजिए। साल 2016 में प्रधानमंत्री ने रातों रात 500 और 1000 रुपयों का नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था।
देखते ही देखते पूरा देश लाइनों में लग गया। सैकड़ों लोगों की जान इस अचानक थोपे गए फैसले की भेंट चढ़ गई। बिना किसी को जानकारी दिए, बिना किसी से सलाह मशविरा किए यह फैसला जनता पर थोप दिया गया। बाद में जानकारी आई कि पुणे की एक संस्था अर्थ क्रांति से जुड़े अनिल बोकिल नाम के किसी व्यक्ति ने नोटबंदी की बहुमूल्य सलाह 8 महीने पहले प्रधानमंत्री को दी थी। मोदी से पहले की सरकारों को भी बोकिल यह सलाह बांटते फिर रहे थे, पर किसी ने इसे हाथ लगाने लायक नहीं समझा। बहरहाल यह बात सिद्ध हो चुकी है कि नोटबंदी के तथाकथित कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हुए। खासकर करोड़ों लोगों को हुई व्यापक परेशानी के मद्देनजर यह फैसला मूर्खतापूर्ण नजर आता है। बहुत ही ज्यादा बुरी, ना वो पैसा अपना काम आ रहा है ना किसी काम आ रहा है। बैंक में लगातार खड़े हुए, ना बैंक वाले कोऑपरेट कर रहे हैं ना पब्लिक कोऑपरेट कर रही है। ये सड़क पे लाके खड़ा कर दिया मोदी ने आज हमको। मालिक पता क्या कहता है, बेटा मेरे पास तो इतने सारे 500 के नोट रखे हुए, मैं क्या अचार डाल लूंगा, इसके तभी लेके जाओ। हमें पकड़वा देता और मैं एक दिन 500 का लिया ना, कह रहा सर ये 300 में चलता है। तुमने पता क्या कह रहा है, 500 का हमारे से लेके हमें देके उल्टा मेरे को दे दो और 300 रुपए लो। हम कल से जाके पैसे वापस नहीं हो रहे, आज भी आ गए से। और क्या गरीब इंसान तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। किराएदार हम तो किराएदार हैं, हमें तो गैस भी भरनी पड़ती है, सारा कुछ भरना पड़ता है। 3 दिन से लाइन लगा रही हूँ, वापस जा रही हूँ और खर्चे को पैसा नहीं, बच्चे भूखे हैं मेरे, घर में राशन नहीं, कुछ नहीं। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी में 99.3% पुराने नोट वापस आए। कहने का मतलब ये कि एक आदमी जिसका खेती किसानी से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, कोई अध्ययन नहीं रहा, उसके दिमागी खलल को एक झटके में कानून बना दिया जाता है। किसी के ख्याली उड़ान के आधार पर नोटबंदी कर दी जाती है। इस हवाई तरीके से करोड़ों नागरिकों की जिंदगियों का फैसला जहां लिया जा रहा है, उसका मालिक भगवान के अलावा और कौन हो सकता है। शायद इसीलिए हर उस मौके पर जहां मामला अटक जाता है, वहां शीर्ष स्तर पर चुप्पी साध ली जाती है। जब नीति खोखली होगी, तब सबसे बेहतर रणनीति चुप्पी ही हो सकती है। सलाह मशविरा, लोकतांत्रिकता की जरूरत एक और घटना से समझिए। आज पूरा देश एक ऐतिहासिक अवसर का चश्मदीद बनने जा रहा है। आज शाम यानी 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का साक्षी पूरा देश और दुनिया बनेगी। इसरो इस ऐतिहासिक क्षण के लिए बधाई का पात्र है। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल को लाइव देखेगा। ऐसे मौके पर नीतियों की दूरदर्शिता, उसमें लोकतांत्रिकता और सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी की अहमियत को फिर से स्थापित किया है। किसी एक व्यक्ति की खामख्याली से इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता, विशेषकर जब हम देखते हैं कि रूस जैसी महाशक्ति का चांद पर उतरने का प्रयास अभी कुछ दिन पहले ही असफल रहा है। अहम ब्रह्मास्मि वाली मानसिकता लोकतंत्र में सिर्फ और सिर्फ असफलता की गारंटी देती है। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यह कहानी विकास और 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के कानफोड़ू शोर के बीच राजभवन के गेट पर 5 महीने के अविकसित बच्चे को जन्म देने की है। यह रिपोर्ट यूपी तक से है। जो सरकारें दावा करती हैं कि एक फ़ोन पर एम्बुलेंस दरवाजे पर पहुंच जाती है, उनके लिए ब्रिजेश सोनी की यह आप बीती एक आईना है। चाहे तो जिम्मेदार लोग अपना चेहरा इसमें देख सकते हैं। पहले हम सिविल लेकर रिक्शा से गए रहन, सिविल लेकर रिक्शा से नहीं, वहाँ पर इंजेक्शन लगा दें, टेबलेट दे दी, कहीं जाओ आप आराम मिल जाइए। बताएं बच्चे वाला मामला है। फिर बताए डॉक्टरों? हाँ, उसके बाद में यहाँ हम यहाँ घर का लाइन, फिर दर्द होने लगी, फिर इनका लेके जब जाए लगे न, तो यह राजभवन पास बच्चा हुआ। कितना बड़ा बच्चा था, कितने महीने का? 5.5 महीने का। अच्छा, तो सिविल अस्पताल में नहीं डॉक्टरों ने पूछा कि क्या, डॉक्टरों ने भर्ती नहीं किया आपको? भर्ती के पहले ले गए तो कहने ऐसा करो, पहले अल्ट्रासाउंड करा लो, अल्ट्रासाउंड वाले पास गए तो कहने 1 हफ्ता बाद हुई है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।